जय हिंद दोस्तों, आप सभी का टीजीटी पीजीटी एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग क्लास से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए, ठीक है। और मैंने कल के क्लास में थ्योरी पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन अभी थ्योरी जो क्लासेस हैं 29 तारीख से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो चलिए, जैसे प्रैक्टिस सेट रोज की तरह कराते थे वैसे आज भी प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो भी आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है हम आपको इतने इजी तरीके से बताएंगे सारी चीजों को कि सारी चीजें खूब बढ़िया से आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ मस्ट है कि कॉपी पेन लेके आप सभी लोग तैयार हो जाए, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाए, ठीक है। और आप सभी के लिए खुशखबरी भी है कि भाई 29 तारीख से जो भी बच्चे यहाँ के हैं, ठीक है, आप प्रयागराज के, ठीक है, तो उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। यानी कि प्रयागराज या प्रयागराज से क्षेत्र के अगल बगल के क्षेत्रों से जो बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन की भी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। बालसन पे सेंट एंटोनी जो कॉलेज है उसी के जस्ट सामने है, यानी जस्ट उसके अपोजिट है, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं, सभी लोग क्लास से ज्यादा संख्या में जुड़ जाए। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि देखिए यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 में आपका धुरंधर बैच शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगे, ठीक है। और यानी स्पेशल आपको ऑफर भी दिया जाएगा, यानी कि जो पहले फीस थी वो कम होके 5,999 रुपए हो गई है, ठीक है। और ज्यादा अगर आपको जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफर कब तक है? ऑफर जो वैलिड है आपका 15 अप्रैल 2026 तक है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास पे, ठीक है। दूसरा, हाँ, टीचर्स एकेडमी ने जो शिक्षक भर्तियों में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान है यूपी टेट 2026, ठीक है। तो लाइव क्लासेस जो है का टाइम टेबल क्या है देख लीजिएगा। टीचर बनने का सपना आपका भी होगा पूरा, यानी कि अगर आप क्या ज्वाइन करते हैं ध्यान दीजिएगा, तर्कस बैच ज्वाइन करते हैं। तर्कस बैच आपका प्रारंभ होने वाला है, ठीक है, और स्पेशल प्राइस के साथ, ठीक है, जो आपको बता दिया जाएगा। आप सभी लोग संपर्क करेंगे तो, ठीक है। और जो भी टाइमिंग रहेगी टीचर्स की, टाइमिंग के साथ किसका कब क्लास रहेगा, 9 बजे हिंदी का है, 10 बजे संस्कृत का, 11 बजे मैथ्स का क्लास है, उसका से एसएसटी का 11 बजे से मैम पढ़ाएंगे आप लोगों को। और देखिए 8 बजे से रेगुलर सीडी पे क्लास है, ठीक है। तो और ईवीएस का देखिए 12 बजे से क्लास है रेगुलर आपका। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। 29 तारीख से आपका ऑफलाइन क्लास भी शुरू होने जा रहा है, तो आपको एक से बढ़कर एक सौगात दिए जा रहे हैं, बस आप सभी को जुड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं, देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे आज प्रैक्टिस बैच लगाना था, क्योंकि बताया भी 29 तारीख से प्रैक्टिस, 29 तारीख से थ्योरी क्लासेस शुरू होंगी। तो रुक जाइए थोड़ा सा बस। सभी लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि क्लासेस जो थी प्रैक्टिस सेट की थी, ठीक है। तो सभी लोग क्लासेस सभी लोग जुड़े रहें। यहाँ पर अभी लगा नहीं है आपका। अरे भाई, हम बोले तो प्रैक्टिस सेट लगाना, प्रैक्टिस सेट में लगा ही नहीं है, अभी भेजें तुरंत लगाइए उसको। हाँ, नहीं नहीं, हम पूछे हैं कि प्रैक्टिस, आप पूछे तो बोले प्रैक्टिस लगाना, आप ध्यान नहीं दिए। अब लगाने के चक्कर में थे ना। आइए जल्दी आइए।
जैसा कि जो जो इंस्ट्रक्शन मिला है 29 तारीख से आपकी थ्योरी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और अभी आज का जो क्लास रहेगा प्रैक्टिस से रहेगा। तो हमने तो आप देखा ही था कि हमने थ्योरी क्लासेस शुरू की थी, ठीक है। तो सारी क्लासेस जो थ्योरी की होंगी 29 तारीख से शुरू होंगी, ठीक है। तो आज से आपका आज जो रहेगा क्लास प्रैक्टिस का ही रहेगा। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़े रहिए और तब तक आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। और ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्लास लग गया आपका, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास आज से, ठीक ना। ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे यक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा, पूछा है। यक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24। यक्स 27, 26, 25, 25, ठीक है। तो यहाँ पर किस मान के लिए होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए सभी लोग बताइए यहाँ पे यक्स के किस मान के लिए होगा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? यही पूछना चाह रहे हैं, क्या कोई आंसर बताएगा इसमें? चलिए सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा यहाँ पे। यक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? चलिए सभी लोग बताएं कितने लोग आंसर देंगे इसका। एक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? 25 है, 26 है, 27 है, 23 है, 27 है, 26 है, 24 है, यक्स है, 27 है, फिर 26 है, फिर 25, फिर 25, ठीक है। तो सभी लोग बताएं। देखिए यहाँ पे 26 कितनी बार, 26 की अगर बात करें तो 26 कितनी बार, ध्यान दीजिएगा। 26 देखिए 1, 2 और 3, 26 3 बार है, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 27 की अगर बात करें, 27 1, 2, यहाँ पर क्या बताइए 3, 27 भी 3 है, ठीक है। 25 की बात करें, 25 भी कितना है बताइए, 3 है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि यक्स का कौन सा मान रख दें जिससे हमारा बहुलक 27 हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमको बहुलक 27 चाहिए तो हमको 27 की संख्या ज्यादा चाहिए ना, कॉमन सेंस वाली बात है। 27 ज्यादा रहेगा तभी तो 27 बहुलक होगा। तो यानी यक्स की जगह हम क्या रखते हैं, यक्स की जगह 27 रख दें तो 27 हमारा बहुलक हो जाएगा। देखिए 27 कितनी बार हो जाएगा, 27 पहले से 3 बार था, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 27 हमारा बहुलक हो जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमको बहुलक 27 चाहिए। अब बहुलक 27 तभी होगा जब हम क्या करें, यक्स के स्थान पे क्या रख दें, 27 रख दें। और जैसे यक्स के स्थान पे हमने 27 रखा, देखिए यहाँ पे 27 1 बार, 27 2 बार, 27 3 बार, 27 4 बार। अब 27 से ज्यादा कोई नहीं है। तो वही पूछा था कि यक्स का आखिर कौन सा मान रख दें, एक्स की जगह क्या रख दें जिससे हमारा बहुलक 27 आ जाए। तो यक्स की जगह हम 27 रख दें तो हमारा बहुलक क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। यानी क्या कहना चाह रहे थे, कितना बढ़िया पूछा था, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2x² + 7x + 3 का गुणनखंड होगा। ये पूछा है कि 2x² है + 7x है + 3 का गुणनखंड बताइए। तो चलिए देखते हैं कि 2x² + 7x यानी 7x + 3। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण से करना है। अगर द्विघात समीकरण आपको मालूम है तो आराम से आप सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 का और 2 का गुणा करेंगे तो 3 2 कितना हो गया बताइए, 6 हो गया, ठीक है। यानी x² का गुणांक कौन है बताइए, 2 है। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अचर पद है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो गुणा किए 6 आया। फिर x के गुणांक 7 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने पे 7 आए। तो अब अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने पे 7 है, वो कौन सी होंगी, 6 होगा और कौन होगा, 1 होगा। तो क्या करेंगे बताइए, 2x² + 6x + 1x यानी x,
ठीक है। 6x में अगर एक x जोड़ेंगे तो 7x होगा और 6 एकम क्या हो जाएगा 6, तो 2x कॉमन करते हैं, x प्लस 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे, x प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, सॉरी। तो देखिए x प्लस 3 दो बार है, बाहर निकाल दीजिए x प्लस 3 और यहाँ पर 2x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। तो कहां पर दिख रहा है बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। इसका गुणनखंड कौन होगा, एक तो x प्लस 3 होगा और एक क्या होगा बताइए 2x प्लस 1, यानी दूसरे का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को बताने की जरूरत है। तो चलिए बताइए, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बताएंगे, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। किसका बहुलक मूल्य होता है, ठीक ना, तो सीमांत मूल्य, न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, मध्यवर्ती मूल्य, कौन सा होगा, किसको बोलेंगे हम बहुलक मूल्य, सभी लोग बताएं। बहुलक मूल्य किसको बोला जाएगा, तो इसमें से कौन सा होगा, सीमांत मूल्य को बोलते हैं, न्यूनतम बारंबारता मूल्य को बोलते हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाले मूल्य को, चाहे मध्यवर्ती मूल्य को, कौन सा हो जाएगा। तो चलिए बताया, पांडे जी जुड़ गए हैं रोज की तरह, स्वागत है आपका पांडे जी। ठीक है, तो दूसरे का सी आपने बताया, दूसरा, अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या है दूसरे का सी, दूसरे का सी। ठीक है, और तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का है सर्वाधिक बारंबारता वाले। तो जैसे हाँ, प्रदीप यादव जी जुड़े हैं, इनका भी सी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वाधिक बारंबारता वाला। और अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अभी आपने इसको थोड़ी देर पहले देखा था। देखिए कहां पे देखा आपने, देखिए अभी देखा था कि सर्वाधिक बारंबारता वाला, तो x का मान जैसे 27 रखे, 27 सबसे ज्यादा बार आया, तो जो सबसे ज्यादा बार आया यानी जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, आंसर आपने देख ही लिया, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है चौथा नंबर, ध्यान दीजिएगा कि यदि अधिक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, ठीक ना, 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, बस वैसे ही बोल दिया अधिक, ठीक है ना, अधिक से कोई मतलब नहीं है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा, समकोण होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, सभी लोग बताइए, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा। बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, 3 भुजा दिया है, 3 भुजाओं के आधार पर आपको बताना है समकोण है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि त्रिभुज संभव नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं इसका। चलिए शुभम जी, प्रदीप यादव जी, अभी आपने आंसर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, चौथे नंबर वाले क्वेश्चन का। तो चलिए फटाफट बताएं सभी लोग। चलिए तो ठीक है, सी, प्रदीप यादव जी ने आंसर दिया सी। ठीक है, तो थोड़ा ये भी लिख दिया करिए, किसका सी, चौथे का सी, चौथे का सी नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ पे चौथे का सी नहीं होगा, क्या होगा आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहली बार समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण तब होगा जब त्रिभुज बन पाए। और ये बताए जब त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा तो हम कहां से समकोण बताएंगे, कहां से अधिक कोण बताएंगे, कहां से न्यून कोण बताएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, पांडे जी ने जो आंसर दिया है सही दिया है। आपको बता दें एक नियम होता है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अधिक है, ठीक ना, तभी त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 8 और 6 कितना हुआ बताइए 14, इन दोनों भुजाओं का जो योग हो रहा है, तीसरी भुजा यानी जो बची हुई भुजा है उससे कम आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पर अगर इससे ज्यादा होता तभी हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते थे। तो इसका नियम होता है, अगर ए और बी जोड़ रहे हैं तो सी से बड़ा होना चाहिए, बी और सी जोड़ रहे हैं तो ए से बड़ा होना चाहिए, और अगर हम ए और सी जोड़ रहे हैं तो किससे बड़ा होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा, तभी वो त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो बताइए यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण कहाँ हो पाएगा, 8, 6, 14 इससे छोटा है, जबकि होना चाहिए बड़ा। तो यहाँ पर आंसर होगा त्रिभुज संभव नहीं है। तो चलिए बहुत बढ़िया पांडे जी, आपने जो आंसर दिया सटीक दिया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए, त्रिभुज संभव नहीं है। हाँ प्रदीप यादव जी, आप समझ गए होंगे बढ़िया से। तो देखिए हम समकोण भी बनाएंगे, न्यून कोण भी बनाएंगे, अधिक कोण भी बनाएंगे जब त्रिभुज बन सके। ठीक है, और त्रिभुज तभी बन सकता है जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से। चलिए तो कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, गलतियां इंसान से होती है। ठीक है, देखिए x का मान क्या होगा जिससे व्यंजक
8x प्लस 12 और 16x माइनस 6 बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 8x प्लस 12 ध्यान दीजिएगा बराबर किसके, 14x माइनस 6। किसके बराबर है बताइए, 14x माइनस 6 के। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग का यूज करेंगे, पेन कॉपी लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये आप लोग के लिए बता रहे हैं, हम तो भाई बोर्ड पे कर ही रहे हैं। तो देखिए x के साइड जाएगा 14x माइनस 8x, माइनस 6 को उधर भेज दीजिए तो प्लस 6 होगा। 12 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा बताइए, 18 हो जाएगा। तो 12 6 18। अब देखिए यहाँ पे देखिए 14 में से 8 गया कितना हो गया 6x, 6 से 18 काट दीजिए कितना हो गया 3। तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5वें नंबर वाले क्वेश्चन का हाँ पांडे जी ने आंसर दे दिया, प्रदीप यादव जी ने आंसर दिया है। हाँ ठीक है, बढ़िया है। आंसर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आपने 3 3 3 अच्छा टाइपिंग में हो जाता है, ठीक कोई बात नहीं। तब चलिए पांडे जी ये बताइए, नवरात्रि तो खत्म हो गई, क्या आपने हवन ववन किया? नवरात्रि खत्म हो गया है, हवन ववन किए कि नहीं किए पांडे जी बताइए। चलिए तो देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। देखिए एक त्रिभुज क्या है बताइए, ए बी सी है। त्रिभुज क्या है बताइए, ए है, बी है और क्या है बताइए सी है। ठीक है, कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक। ठीक है, तो आंतरिक समद्विभाजक ध्यान दीजिएगा, चलिए तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर O हो जाएगा, ठीक ना, यानी इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक किस बिंदु पर काट रहा है बताइए, बोला बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, यदि कोण A बराबर कितना है 80 अंश, कोण A बराबर क्या होता है बताइए 80 अंश होता है। ठीक है, पूछ रहा है कोण BOC बताइए। तो यहाँ पर एक नियम होता है, जब भी ध्यान दीजिए इन दोनों कोणों के समद्विभाजक अगर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कोण है इसको कैसे लिखेंगे, कोण BOC बराबर, यहाँ पे एक नियम होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये कब होता है, जब जानते हैं, जब समद्विभाजकों से इस कोण समद्विभाजक को यहाँ हमने मिलाया ऊपर और ये भी कोण समद्विभाजक है, यानी ये जो लाइन है इनको आधा आधा बांट रही है, ये भी लाइन इनको आधा आधा बांट रही है। और जब भी आधा आधा ये बांटने वाली जो लाइनें होती हैं जहां पर मिलेंगी तो ये जो कोण होगा क्या करेंगे, हाँ तब मिलेगा जब 90 डिग्री में इस कोण का आधा हम जोड़ देंगे। ठीक है, कोण ए का आधा, तो 90 डिग्री, ये बताइए कोण ए कितना है बताइए 80 है, उसमें हम 2 से भाग देंगे, आधा करके जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे 40 अंश, 90 में 40 जोड़ दिए कितना हो गया बताइए 130 अंश। तो एक थ्योरम है, आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो छठे नंबर वाले का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा हवन किया आपने, चलिए बहुत बढ़िया भाई, हवन वन तो हम भी कर लिए और थोड़ा सा उत्साह के साथ हम भी अब जुड़ जाएंगे, क्योंकि जानते हैं ना शरीर के अंदर कुछ रहता है तभी पढ़ाने में मजा आता है, तभी आप लोगों को पढ़ने में मजा आता होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं, छठे का आंसर आ गया 130 डिग्री, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 3 है प्लस 4 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 4। तो पहले इन दोनों का हम तुलना करते हैं। देखिए 3x प्लस 4 में 1 का गुणा, 4 एकम 4। ठीक है, 4 में x का गुणा, तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस 4x। ठीक है, अभी इन दोनों को हम ले रहे हैं, देखिए 5x माइनस 2 यही है। तो देखिए करना क्या है, अब देखिए 4 है, माइनस 4x में से 3x घटा दीजिए, माइनस x हो गया, 5x माइनस 2, माइनस 2 को उधर भेज दीजिए तो 4 धन 2 हो जाएगा, माइनस x उधर भेजिए तो माइनस x उधर भेजेंगे तो 5x प्लस x हो गया। ठीक है, 4 2 6, और यहाँ देखिए 5x और x कितना हो गया 6x, 6 से 6 कट गया। इसका मतलब ये बोल रहा है कि x जो है किससे छोटा होना चाहिए बताइए, x 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, x जो है किससे छोटा होना चाहिए बताइए, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बताइए, 5x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 4। ठीक, तो 3x को उधर भेज दीजिए, तो चलिए 3x को उधर भेजते हैं तो 5x माइनस कितना हो गया बताइए 3x। ठीक, 3x उधर चला गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का जो माइनस 2 है, ठीक है, माइनस 2 इधर भेज देते हैं, तो माइनस 2 उधर भेजेंगे, ध्यान दीजिएगा तो माइनस 4, अब माइनस 2 इधर आया तो कितना आ जाएगा बताइए प्लस 2 आ जाएगा।
तो 5x में से 3x गया, कितना हो गया बताइए 2x। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -4 में से 2 गया -2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना होगा -1, यानी x बड़ा है किससे, -1 से। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा x जो है -1 से बड़ा है। ठीक है, -1 से बड़ा है और किससे छोटा है बताइए, 1 से छोटा है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जो -1 से बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, 0। आंसर कौन हो जाएगा, 0। तो 7वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 2 तो रख नहीं सकते, हमको 1 से छोटा चाहिए तो 2 हो नहीं सकता, 1 से छोटा हमको चाहिए तो -2 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि x बोला -1 से बड़ा होना चाहिए। अब -2 क्या होता है, -1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो -1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो -2 भी आंसर नहीं होगा, -3 भी आंसर नहीं होगा। तो एकमात्र संख्या कौन सी बची जो -1 और 1 के बीच में होता है, वो कौन है बताइए, 0। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, पांडे जी आपने आंसर डी बताया, इसका आंसर क्या हो गया बताइए, डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग के जिम्मे में छोड़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी हैं गिनती के गिने चुने जो भी लोग हैं, सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। हम सबसे उम्मीद करते हैं सभी लोग बताएंगे, पूरा उम्मीद करते हैं। इसका क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो नहीं बोल रहा होगा, यानी यहाँ तक कि गूंगा भी बोल देगा, इतना आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ कौन बताता है। ठीक है, हम आप लोग गूंगा नहीं कह रहे हैं, एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि कोई भी बता देगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन आंसर देगा इसका, इस वाले क्वेश्चन के आंसर कौन लोग देंगे बताइए। 8वें का ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। चलिए फटाफट बताइए, देखते हैं कितना आंसर देते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए जब आंसर मांगो तो कई लोग गायब हो जाते हैं। चलिए चलिए देखते हैं, आंसर मांगते कई लोग गायब। ठीक है, देखिए हम ही बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2,53,050, 2,53,000 क्या है बताइए, 50 है। और क्या बोला है, मैं 5 के दोनों स्थानीय मानों का क्या बताइए, अंतर बताइए। तो बताइए इस 5 का और इस 5 का, ठीक ना, स्थानीय मान का अंतर। तो ये बताइए इस 5 का अगर स्थानीय मान देखें तो क्या होगा, 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 5 के बाद 4 अंक है, 4 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस 5 का स्थानीय मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 के बाद 1 अंक है, कितना हो जाएगा 50। दोनों का अंतर पूछा है तो घटाइए, 0 10 में से 5 गया 5, 9 9 4, यानी 49,950। 49,950 कहां पर है बताइए, आपने देखा ऑप्शन नंबर बी। तो किसी का आंसर आया कि नहीं आया, शुभम पांडे जी जैसे रोज की तरह है इन्होंने आंसर दिया 8वें का बी। प्रदीप यादव जी इस समय दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है भाई यादव जी, आप हैं अवेलेबल, अगर हो अवेलेबल तो बताइए भाई यादव जी। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए बेलन और एक शंकु के आयतन 3:1 के अनुपात में, उनके व्यास ज्ञात करें और उनकी तुलना करें जब उनकी ऊंचाइयां बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, तो बेलन और एक शंकु, तो ध्यान दीजिए एक बेलन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। एक बेलन है और एक क्या बताइए, शंकु है। ठीक, तो इनकी त्रिज्याएं जो अलग अलग है, इनकी त्रिज्या को अलग अलग, ये मान लीजिए R1 है, ठीक है, इसका नाम R1 दे देते हैं, क्या नाम देते हैं R1, ठीक, और इसका नाम हम दे देते हैं R2। तो त्रिज्याएं तो अलग अलग है लेकिन ऊंचाई बराबर। ठीक है, ऊंचाई बराबर है, h क्या है बताइए, बराबर है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना दिया है, 3:1 दिया है। कितना दिया है, 3:1। तो बताइए कि बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, पाई r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर, r की जगह R1 हो जाएगा R1 स्क्वायर h। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r की जगह R2 है R2 स्क्वायर h। हालांकि ऊंचाई दोनों की बराबर है, क्वेश्चन में ही बोला है उनकी ऊंचाइयां बराबर है, तो ऊंचाई को हम बराबर ही रखेंगे। अनुपात कितना आ रहा है बताइए, 3:1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाई से पाई काट दो, h से h काट दो, 1/3 है, पलट के 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 R1 स्क्वायर बटे कितना है R2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 क्या करिए, काट दीजिए, 1/1 हो गया, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो R1 बटे R2। ठीक, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 1/1 का क्या होगा, वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा बताइए, 1/1। यानी कहने का मतलब
कि R1 भी 1 है, ठीक है, और R2 भी 1 है, यानी त्रिज्या बराबर है। और अगर त्रिज्या बराबर है तो व्यास इसका 2 गुना होता है, 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 एकम 2, इसका मतलब व्यास भी बराबर होगा। तो दोनों फिगर के व्यास बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। क्या हो जाएगा, बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, 9वां। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे हमने किया। 1/3 का 3 हमने ऊपर भेज दिया, ऊंचाई बराबर थी, ऊंचाई से ऊंचाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 1/3 का 3 ऊपर चला गया, 3R1 स्क्वायर बटे क्या है, R2 स्क्वायर, यहाँ 3/1 है, 3 से 3 कट गया, 1/1 का वर्गमूल हुआ, 1/1 हुआ, यानी त्रिज्या भी 1 इकाई है, इसकी भी त्रिज्या 1 इकाई, इसकी भी त्रिज्या 1, त्रिज्या बराबर है, तो व्यास दोनों का 2 गुना होगा, तो व्यास भी तो बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी, 9वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया पांडे जी, आपने आंसर दिया 9वें का बी। ठीक, चलिए आ जाते हैं इसी तरह इसी सिलसिले में अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्ग के अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त का ध्यान दीजिएगा, वर्ग का अंतःवृत्त यानी अंदर बना वृत्त, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा परिवृत्त, कौन सा वृत्त, ध्यान दीजिएगा परिवृत्त। लेकिन एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग बना लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों का अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो एक वर्ग है, वर्ग का साइज वही रहेगा, अंतःवृत्त परिवृत्त को बस अलग अलग दिखा देते हैं। तो देखिए ये अंतःवृत्त हो गया, और इसी वर्ग में हम परिवृत्त को अलग से दिखा दे रहे हैं, नहीं तो एक ही में आपका पूरा खिचड़ी हो जाता। खिचड़ी बस खाने में अच्छा लगता है, देखने में मान लीजिए खिचड़ी नुमा कोई भी चीज हो तो नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंतःवृत्त कहाँ है बताइए, वर्ग के अंदर है, ठीक है। और वहां पर परिवृत्त है जो वर्ग के क्या है, बाहर है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात तभी निकलेगा वर्गों के जब हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे अंतःवृत्त और परिवृत्त की क्या निकलना है, भुजाएं निकलना है, ठीक ना, और त्रिज्याएं निकलना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ग की भुजा है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा, और देखिए वृत्त यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, वृत्त का व्यास दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो अगर वर्ग की भुजा ए है तो वृत्त का ये जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगा बताइए, a/2, ठीक। क्यों, वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास बराबर है। अगर वर्ग की भुजा ए है तो वृत्त का व्यास भी ए है, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो इसकी त्रिज्या a/2 हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर वृत्त जो है, यहाँ पर वृत्त जो है इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर जो विकर्ण है वो वृत्त का व्यास होगा। ध्यान दीजिए, जो विकर्ण है वो इस वृत्त का व्यास होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताइए, a√2 होता है। क्या होता है, a√2 होता है। तो वर्ग का विकर्ण a√2 है, और वही वृत्त का व्यास भी है, तो त्रिज्या विकर्ण का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, a√2/2। क्या हो जाएगा, a√2/2 हो जाएगा। अब बोला कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो कैसे करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। 10वें का डी सही है, लेकिन हम सोच रहे हैं विधिवत बता दें। तो देखिए यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, अब बटे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, पाई यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा, इसका भी पाई r स्क्वायर होगा। तो r के रूप में कौन है, a/√2 का क्या है बताइए, स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, a स्क्वायर बटे कितना हो गया बताइए, 4। ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर √2 की बात करें तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बटे कितना हो गया बताइए, 4 हो गया। तो 4 से 4 कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 आ गया, तो अनुपात हो गया 1:2, ठीक है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे संख्या वैसे मान के अपने मन से, लेकिन हमने सोचा कि आप विधिवत समझ लें। तो क्या आंसर होगा बताइए, 1 अनुपात हो जाएगा 2, 1:2 यानी 10वें का डी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 पे 1999, यहाँ 11 पे 1999, यहाँ 7 पे 1999। तो ध्यान दीजिए, कभी भी इकाई अंक 7 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, तो घात के 2 अंकों में हम 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 4 से। तो चलिए देखिए 99 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 3 शेष आएगा, यानी जो शेष आएगा वही लगाएंगे घात के रूप में। तो 7 पे 3 घात, तो 7 पे 3 घात इकाई का अंक है ना, तो बस इकाई के अंक पे हम 3 घात लगाएंगे। 7 का घन कितना होता है, 343। अगर इकाई का अंक 1 हो, कोई भी घात हो, तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। और देखिए यहाँ भी 7 ही है और यहाँ भी 99 है, तो 3 ही आएगा 4 से भाग देने पर।
7 पे 3 घात कितना होता है 343। इकाई का अंक 3, 3 1 4 3 7। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा अगर 7 है तो यहाँ पर घात में हम किससे भाग दिए 4 से, तो आप जानते हैं 24 चौको 96, 99 में से 96 गया 3 शेष आया, और इस 3 शेष को घात के रूप में लगाने के 7 के ऊपर 7 पे 3 घात 343 का इकाई का अंक 3। अगर इकाई का अंक चाहिए तो यहाँ पर इकाई लिखेंगे हम, इकाई इकाई से ही मिलता है। एक अगर है और उस पर कुछ भी घात हो तो इकाई का अंक एक ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर 7 था वैसे यहाँ पे भी 7 है, यहाँ 1999, यहाँ पे 1999 है, तो यहाँ पर आपका सीधे इकाई का अंक 3 लिख लेंगे, 3 3 6 और 1 7। आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो 11 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब चले आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे रुपए 600 में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने पर अवसर मिला। ठीक है, यानी मुझे नहीं मिला, एक कोई महोदय है, ठीक है, मान लीजिए हमें ने खरीदा, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, आपको भी अपने ऊपर लिख करना है, 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदा। ठीक है, लेकिन कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो था यही पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कीमत में 20% कमी हुई, 20% क्या बोलते हैं 1/5, तो 5 है और 1 कमी हो गई तो कितना हो गया बताइए 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है, बहुत पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 5:4। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा कि 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदता है, मतलब ये हुआ कि पहले भी वो 600 रुपए का ही चीनी खरीदता था, यानी कि यहाँ पर खर्च में कोई बदलाव नहीं है। चीनी की मात्रा भले से बड़ी है, कीमत वही है, और जब भी कीमत वही है तो ये जो मूल्य का अनुपात है पलट दीजिए तो खपत का अनुपात हो जाएगा। किसका अनुपात हो जाएगा? खपत का। ठीक है, मूल्य के अनुपात को पलट देंगे तो किसका अनुपात हो जाएगा? खपत का। यानी पहले 4 किलो चीनी का खपत था, 5 किलो खपत कितनी बढ़ी है बताइए? खपत बढ़ा एक हिस्सा, और जो एक हिस्सा खपत बढ़ा कितने किलो के बराबर है बताइए? 5 किलो के बराबर है। तो ये बताइए अगर एक हिस्सा 5 किलो के बराबर है तो 4 हिस्सा 4 5 20, यानी पहले जो है कितना केजी चीनी खरीदा जाता था? 20 केजी, कितने रुपए में बताइए? 600 रुपए में। तो 600 में अगर हम भाग दे दें 20 से तो हमको पहले वाला मूल्य पता चल जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 60 काटिए, 30 रुपया प्रति किलोग्राम। आंसर क्या हो गया बताइए? 30 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी पहले जो चीनी था वो उसका मूल्य कितना था बताइए? 30 रुपया प्रति किलोग्राम था। तो देखते हैं 11 का कोई आंसर नहीं दिया अभी, सॉरी 12 का। 11 का तो क्लियर हो गया आपको सभी को, 11 का 7 आएगा। इसका बताइए 12 नंबर का सभी लोग समझ गए कैसे करना है? तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन सा? आंसर हो गया 30। यानी कि मूल्य कीमत में कमी होने से पहले, यानी कीमत जब कमी नहीं होती, पहले 5 रुपए प्रति किलो जब चीनी मिलता था तो वो वाला रेट पूछ रहा है, तो उसके लिए हम पहले वाला खपत निकालेंगे। एक हिस्सा अगर 5 केजी के बराबर है तो पहले कितना खपत था? 4 हिस्सा खपत था, तो 1 का मान 5 तो 4 का मान 20, यानी हम पहले 600 रुपए में 20 केजी चीनी खरीदते थे, 600 में 20 से भाग दे देंगे तो 1 केजी कितने का हो गया बताइए? 1 केजी हो गया 30 रुपए का। ठीक है, और अगर इसे पूछा होता कि जो अब खरीद रहे हैं चीनी उसका मूल्य बताइए, तो 1 का मान 5 तो 5 का मान कितना हो गया? 5 5 25, यानी अब जो हम खरीद रहे हैं 25 केजी चीनी खरीद रहे हैं, किसमें? वही 600 में, यानी कि पहले से हम 5 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है 20 खरीद रहे थे, 25 खरीद रहे हैं, कितने में बताइए? 600 में। तो अब अगर मूल्य पूछा जाए कितना है तो क्या होगा बताइए? 25 दूनी 50, 25 चौको 100, यानी चीनी का मूल्य देखिए 25 दूनी 50, 60 में 50 गया 10 हुआ, 25 चौको 100, यानी अब जो अगर नया चीनी का मूल्य पूछता तो क्या होता? 24 रुपया प्रति किलोग्राम। क्या होता है? 24 रुपया प्रति किलोग्राम। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? तो आंसर कौन सा होगा बताइए? 12वें का बी। ठीक है, क्लियर है सभी को? हमको नहीं लग रहा कोई डाउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करना है। चलिए, तो इसका तरीका होता है साधारण ब्याज में जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहला गुना -1 बटे पहला समय यानी t1, फिर देखिए दूसरा गुना -1 बटे दूसरा समय, इसे सूत्र में रख दीजिए तुरंत हो जाएगा। तो पहला गुना कितना था? 2 गुना था, 2 में से 1 हटा दीजिए, कितने समय में? 10 वर्ष में। ठीक, दूसरा गुना कितना है बताइए? दूसरे नंबर का गुना 3 गुना है, इसमें से 1 हटा दीजिए,
T2 निकालना है, पूछ रहा है कितने वर्षों में। तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1/10, और 3 में से 1 गया 2, 2/T2, फिर 1 गुणा कर दीजिए। तो T2 एकम T2, 10 दूनी 20, आंसर कितना आ जाएगा बताइए 20 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 13वें का ए हो गया, आंसर क्या हो गया बताइए 20 वर्ष। ठीक है, तो शुभम पांडे जी ने 12 का बी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया शुभम जी। ये भी आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 13 का आंसर कौन सा हो गया 20 वर्ष। कौन सा हो गया 20 वर्ष हो गया। अच्छा, इतने स्लो स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, आप लोग किस स्पीड में चाह रहे हैं बताइए। हमको करना होता तो तुरंत का तुरंत हो जाता, आप लोग बताने के लिए थोड़ा सा स्पीड स्लो किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए ना घबराइए। ज्योति सिंह जी, अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया है। देखिए, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर 75% में हम 75 जोड़ रहे हैं तो योगफल उस संख्या के बराबर हो जा रहा है, यानी कितने के बराबर हो जाए बताइए 100% के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो 75% में 75 जोड़ने पे अगर 100 के बराबर हो गया, मतलब ये हुआ कि 75 से 100 करने के लिए हमको 25% जोड़ना पड़ा। अब वो 25% कौन है, यहाँ पे 75 है। तो ठीक है, तो 25 से 75 काट दीजिए, 25 या 75, हमको संख्या 100 चाहिए। 1% का मान 3, 100 का मान 100 गुणे 3, कितना हो गया बताइए 300। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया बताइए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 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 ठीक है, ठीक है, सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक, ये कब होता है ज्योति जी मालूम है, जब अपने लगाना हो तो। बच्चों को बताने के लिए स्पीड नहीं होती, आप अपने जब लगाएंगी, ठीक है ना, तो स्पीड ऑटोमेटिक आप जो बता रही हैं उससे कम समय में भी हो जाता है, ठीक है ना, देखते देखते भी हो जाता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। चलिए बढ़िया है, वैसे आपने सुझाव दिया, ध्यान देंगे। चलिए, तो 50 का 860% प्लस 860 का 50%, ठीक है। इसमें करना क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। तो 50 का 860% यानी 860/100, और 860 का कितना बताइए 50%, 50/100। ठीक है, तो दोनों जगह से हम क्या करते हैं बताइए 50/100 क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो 50/100 अगर कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 860 प्लस 860। ठीक, तो ये बताइए 50/100, और ये बताइए ये कितनी बार है बताइए 2 बार 860 है, तो 2 गुणे 860 लिख सकते हैं। 50 से 100 काट दीजिए, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गया। ठीक है, कितना आंसर आ गया बताइए 860। आंसर कितना आ गया बताइए 860, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 50 का देखिए 50 का 860%, 860/100 इसका इतना, ठीक है। और उसके बाद से देखिए 50/100, 860 कॉमन यहाँ पे देखिए, और यहाँ से 50/100 निकलेगा तो 860 कॉमन। 860 2 बार है तो 2 गुणे 860 लिख दिया। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया 860। तो 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए, तो शुभम पांडे जी ने 13 का ए आंसर बताया, ठीक है। 14 का ए किसने बताया भाई, 14 का ए, तो ज्योति जी अगर सुन रही हैं तो इसका आंसर आप तुरंत बताइए। ज्योति जी अगर आप देख रही हो, सुन रही हो, तो इसका आंसर तुरंत बताइए। देखिए कितना जल्दी आप बताती हैं, ठीक है। इसका आंसर तुरंत बताइए ज्योति जी, क्या होगा। बीच में आगे कहा चले गए भाई। देखिए 5/18 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न कितना हो जाए बताइए 7/42 हो जाए। तो ए ऑप्शन 1/21, बी है आपका 2/21, सी है 4/21, डी है कितना बताइए 5/21। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं सबसे पहले। तो 5/18 में से क्या घटाया जाए, तो 5/18 में से मान लेते x घटाया जाए, जिससे क्या प्राप्त हो रहा है बताइए 7/42 प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे -x उधर भेज दीजिए, 5/18 -7/42 बराबर कितना हो गया x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमको क्या निकालना है बताइए, अगर हमको यहाँ पे निकालना है एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ के 6 7 42। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
कि अगर एलसीएम निकालना है तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे 3 है, यहाँ देखिए 2 तिहाई कितना है बताइए 6 है। ठीक, तो अगर एलसीएम हमको निकालना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा से ज्यादा बार उसको लेते हैं। 2 एक ही बार है, 3 2 बार है, ठीक है, और 7 भी एक बार है। तो 2 तिहाई 6 3 18, 18 सत्ते कितना हो गया बताइए 126। एलसीएम 126 होगा, 126। तो देखिए 18 सत्ते 126 होता है ना, तो 7 बच्चे कितना हो गया 35, और 3 दूनी 6 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 हो गया। 5 में से 1 घटा दिए 4, 3 में से 2 हो गया 126। ठीक है, 14 से काटते हैं तो यहाँ तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। 14 एकम 14, 14 9 126 है ना, तो 9 चौको 36, 9 एकम 9 3 12, 1/9 आना चाहिए। कहीं भी आंसर नहीं है 16 नंबर वाले में। ठीक है, तो 16 नंबर का आप सभी लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, 16 नंबर का कहीं भी आंसर मिल नहीं रहा है। पूछा है कि 5/18 में से क्या घटाया जाए, तो मान लेते हैं x घटा दिया जाए तो कितना मिल रहा है 7/42 मिल रहा है। तो 7/42 को इधर लेते हैं, 18 42 का एलसीएम कितना हुआ 126 हुआ, तो 18 सत्ते 126, 7 5 35। अब 42 यहाँ 3 दूनी 6 3 चौको 12, 3 से काटिए 3 से 21, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अगर हम काटते हैं इसको, चलिए अगर 2 बार में भी काट दे तब भी आंसर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, वही आंसर 1/9 आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी संख्या को 2 भागों में दिया गया जिनका अनुपात 3:4 है। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा भाग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात है 3:4, इसमें से पहला भाग दिया 18, पहला भाग दिया 18, तो वो 3 हिस्सा है, तो 3 छक्के 18। तो पूछ रहा है कि दूसरा भाग बताइए। अगर यहाँ 6 से गुणा तो यहाँ भी 6 से गुणा, 6 चौको 24। तो बताइए दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 17 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर एक कक्षा में 2 अनुभाग है, अनुभाग ए में 30 विद्यार्थी, अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी। ठीक है, और गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का माध्य अंक कितना है बताइए 40 है। ठीक है, तो अगर माध्य अंक औसत अंक 40 है तो ध्यान दीजिएगा, अगर 30 विद्यार्थी का औसत अंक 40 है तो कुल योग हो जाएगा 30 गुणे 40 कितना हो गया बताइए 1200। ठीक है, उसी तरह ध्यान दीजिएगा 20 छात्रों का अगर माध्य अंक 40 है तो कुल योग कितना हो जाएगा बताइए 20 गुणे 40 कितना हो गया बताइए 800। और दोनों अनुभागों में जो अंक मिले हैं उनका अंतर, तो 0 0 12 में से 8 गया 4, आंसर कितना आ जाएगा बताइए 400। 400 इन्होंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए कोई भी 400 इसमें आंसर लगा देते हैं, ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए ए और बी 2 विषम संख्या है, तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। तो आपको बता दो, कभी भी 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है बताइए सम संख्या होता है। आप देख लीजिए 3 धन 5 बराबर कितना हो गया बताइए 8। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 7 धन 5 अगर करते हैं तो कितना हुआ 12। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी अगर 2 विषम संख्या है तो कभी भी 2 विषम संख्याओं का योग सम होता है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो 19 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए ऑप्शन नंबर ए। 17 का सी शुभम जी ने बताया, लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक चल रहा है कुछ। 17 का सी, 17 का सी सही है। ठीक है, इसका तो 1/9 आंसर आया था जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं 400 इसका हो गया, ये भी हो गया। ठीक, अब चलिए ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि ए बी सी डी, ध्यान दीजिएगा एक सम चतुर्भुज है तब क्या होगा, तो ये रूल ही होता है, आपको बता दें सम चतुर्भुज का एक रूल होता है। देखिए ए सी और बी डी उनके विकर्ण है, तो कभी भी सम चतुर्भुज में क्या होता है, पहले विकर्ण का वर्ग और दूसरे विकर्ण के वर्ग का योग जो होता है वो उस सम चतुर्भुज के भुजा के वर्ग का क्या होता है 4 गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये एक प्रमेय है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आप सभी लोग आज का क्लास कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। बाकी ज्योति जी ने तो अपना फीडबैक दे दिया, तो हम तो खुद चाहते हैं कि अच्छा बुरा जो भी हो, ठीक है ना, आपको अच्छा लगे ना लगे, अगर बुरा लगे तो जरूर बताया करिए, उससे हमारा फीडबैक मिलता है। ठीक है ना, अगर बुरा लग रहा है तो बताइए बहुत बेकार क्लास है, बहुत ही बुरा है, ठीक है ना, तो कहाँ बुरा होगा कैसे होगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगे ना लगे उसको नहीं बताना है, ठीक है ना, कि अच्छा लगा है ये नहीं बताना। आपको अगर बुरा लग रहा है तो जरूर बताया करिए क्लास को। ठीक है, और रही बात जो स्पीड की बात होती है, तो सही बात है, एक क्वेश्चन जो रियल में आपको टाइम बता दें, मैक्सिमम टाइम होता है 30 सेकंड का, उससे कम से कम आप जितना लगा दीजिए, लेकिन वो अपने सॉल्व करें, पेपर में सॉल्व करें, तब का स्पीड होता है। ठीक है, बच्चों को बताते समय उस बात की स्पीड नहीं होती है। अभी मैराथन वगैरह हो, कम समय में करना हो, तो वहां पर हम भी ट्राई करेंगे। ठीक है,
तो वो सारी चीजें बाद की बात है, ठीक है। तो चलिए, शुभम पांडे जी ने आंसर बताया 19 का ए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाइमिंग आप सभी लोगों को मालूम ही है, 11 बजे से हम क्लास लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल इसी समय 11 बजे आप सभी लोगों से मिलेंगे।